अपराध हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एफआईआर लॉज था। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए कंप्लेंट दाखिल कर सकते थे आप। ये सब घटना होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है कि जब ये मामला पहुंचेगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा और उसके कंसर्निंग प्रोविजंस हम लोगों ने देखा था सेक्शन 190 में, और ये भी कहा था कि कॉग्निजेंस कहीं डिफाइन नहीं है। कॉग्निजेंस को हम कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? क्या है कॉग्निजेंस? जब हम कहते हैं कि वो किसी अपराध पे जुडिशियल ब्रेन अप्लाई करता है, किसके कंसर्निंग? ऑफेंस के कंसर्निंग, कि ये जो हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंगली कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे की जाए। जब बात जुडिशियल प्रोसीडिंग की आती है तो जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको कहते हैं? कहाँ है? 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन है। 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन है। क्या कहता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? ये कोई भी कार्रवाई है जिस पे साक्ष्य वैध रूप से ओथ पे लिया जाता है या लिया जा सकता है। मतलब ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ओथ पे लिया जाता है या लिया जा सकता है, ये सब के सब जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग करेगा इस कोड के अकॉर्डिंगली, तब हम कहेंगे कि वो कॉग्निजेंस लेगा। इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में कई बार जरूरत पड़ती है सर्च वारंट की, अरेस्ट वारंट की, मजिस्ट्रेट इशू करता है उसी ऑफेंस के कंसर्निंग। तो क्या इस ड्यूरेशन में मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है? क्यों? क्योंकि अभी ये मैटर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है और उसकी ज़रूरत है इस वक्त सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए। इसलिए इस स्टेज पे कॉग्निजेंस लेना इसको नहीं कहते हैं। मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आया और कंप्लेंट के फैक्ट्स को देखकर वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसके बाद वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है 156(3) के तहत। क्या ये कॉग्निजेंस का स्टेज है? नहीं है। हमने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट कब कह रहा है 156(3) के तहत? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। कहाँ? ये तो हमने इन्वेस्टिगेशन है। 156 का सेक्शन कहाँ है? नहीं, 156 का सेक्शन हाँ इन्वेस्टिगेशन में है। ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो वैसे स्थिति में अभी भी ये कॉग्निजेंस नहीं है। हमने कहा था कॉग्निजेंस के कंसर्निंग दो बातें कि कौन व्यक्ति कॉग्निजेंस ले सकता है और किन परिस्थितियों में ले सकता है। कौन व्यक्ति ले सकता है? तो सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो ऑथराइज्ड हो किसके द्वारा। लेकिन वो मजिस्ट्रेट कैसा होगा? सेकंड क्लास कॉम्पिटेंट किसके कंसर्निंग? तो मजिस्ट्रेट होता है ये ट्रायल के कंसर्निंग। मजिस्ट्रेट बनने के बाद और वो क्या करेगा? हाँ, जो उस ऑफेंस को कंसर्निंग जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसको अपना ट्रायल या इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके कॉम्पिटेंस में उसको होना चाहिए और उसको ऑथराइज कर रहा है किसके लिए? वो तो ऑलरेडी ऑथराइज्ड, मतलब वो कॉम्पिटेंट है, बस हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए। क्योंकि मामला क्या होता बाद में, उसको ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज पे हम उसको कॉग्निजेंस लेने के लिए हम मतलब सीजीएम उसको ऑथराइज कर रहा है। तो ये कंडीशन है मजिस्ट्रेट की कंसर्निंग कि वो कॉग्निजेंस लेगा। दूसरा, कौन कॉग्निजेंस ले सकता है? सिर्फ सेशन जज, वो भी एकमात्र डिफेमेशन। और डिफेमेशन भी किसका? राष्ट्रपति, यस, गवर्नमेंट वाइस प्रेसिडेंट, इनके कंसर्निंग जब डिफेमेशन हो रहा है, यानी 199(2) के कंसर्निंग जब डिफेमेशन हो रहा है तो उसके कंसर्निंग जो सेशन जज है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा बिना उसको कमिट किए हुए। अदरवाइज वो कमिट जब किया जाता है तब वो मामले का ट्रायल करता है। कमिटमेंट जब हो रही है तो उससे पहले कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा चुका है।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था कि जब ऐसी स्थिति बनती है कि क्योंकि हमने कहा कि कौन व्यक्ति ले सकता है, और दूसरा था क्या कि किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है। तो किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, तो हमारे पास क्या है, कंप्लेंट है, पुलिस रिपोर्ट है, अलर्ट रहिएगा, एफआईआर नहीं है, पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेंट है, पुलिस रिपोर्ट है, या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, अदर देन पुलिस, उसके द्वारा, या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद उसकी जानकारी में है, उसके खुद के नॉलेज में है। इसके कंसर्निंग हम लोग जो प्रोविजंस देखे थे उसमें क्या था, 461 के किसके कंसर्निंग था, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपनी नॉलेज पे उसको कॉग्निजेंस लेना है, या फिर किसी और व्यक्ति के इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और वो किसी और मजिस्ट्रेट के द्वारा ले लिया गया है, तो वैसी स्थिति में पूरा का पूरा जो ये आपका कोशिश होगी उसकी, वो सब के सब वेसिएट कर जाएगी और ये वॉइड हो जाएगी। लेकिन बाकी दो के कंसर्निंग, यानी कि अगर पुलिस रिपोर्ट है या कंप्लेंट है तो उसके कंसर्निंग कोई भी मजिस्ट्रेट अगर ले लेता है जो उसके लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मामला विजिट नहीं करेगा। और इस तरह के इरेगुलरिटीज नहीं है, और उसके कंसर्निंग प्रोविजन क्या था, यस 460 है। यहाँ तक तो हो गया। एक चीज उसमें था कि अगर मजिस्ट्रेट खुद अपनी जानकारी पे कॉग्निजेंस लेता है, तो आप समझ रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। उसको खुद की जानकारी में है कि उसने उस अपराध को देखा है या उसकी जानकारी में आई है। जानकारी में किस तरीके से आ सकती है, कोई लेटर लिख सकता है, कहीं से टेलीफोन आ सकता है, ये सब के सब क्या है, कॉम्प्लेनेंट सामने नहीं है बट मजिस्ट्रेट की जानकारी में है। और ऐसी स्थिति में अगर वो कॉग्निजेंस ले लेता है तो एक एक्यूज्ड को वो जान रहा है कि इसी ने अपराध किया है, तो क्या इसी व्यक्ति से इसका ट्रायल या इंक्वायरी करवाएं, नहीं करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एविडेंस लेने से पहले, बिफोर टेकिंग एविडेंस, हम उस व्यक्ति से पूछो, आप एक्यूज से पूछेंगे कि क्या तुम अपना मामला ट्रांसफर कराना चाहते हो। और वो अगर वो एक से अधिक एक्यूज्ड है, उनमें से कुछ कहते हैं कि हाँ कर दिया जाए, कुछ कहते हैं नहीं किया जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि जिस मजिस्ट्रेट ने उसको देखा उसमें उसके कुछ रिलेटिव्स भी हों, तो वो तो चाहेंगे ना कि नहीं किया जाए, क्योंकि उसे भी पैर भी लगा लेंगे फिर। तो वैसी स्थिति में अगर एक भी व्यक्ति कह देता है ट्रांसफर कर दिया जाए, तो देन वो ट्रांसफर हो जाएगा। और वैसे भी हमने आपको कहा था कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है, तो उसको इससे भी ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, हम लोग ने 194 तक देख लिया था। 192 में आफ्टर कॉग्निजेंस वो क्या कर रहा है, मामले को ट्रांसफर कर रहा है। किसको, सीजीएम है तो अपने अधीनस्थ किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर इस तरह से ऑथराइज्ड है तो फिर वो किसी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। हमने कहा था कि इसको किसके साथ पड़ेगा, उसमें क्या प्रोविजन थी कि अगर उसने भेज दिया है तो वो वापस फिर मंगा भी सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, उस केस को वापस वो ले भी सकता है। ठीक है। और सेशन जज के कंसर्निंग प्रोविजन क्या है 193 में, कि जब तक मामला उसको सुपुर्द न किया जाए, कमिट नहीं किया जाए, तब तक वो अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कंसर्निंग किसी भी मामले का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। एक्सेप्शन के तौर पे 199 का जो है, जब वो कॉग्निजेंस लेता है। लेकिन जब सेशन कोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ सेशन जज भी हैं, एडिशनल सेशन जज भी हैं, असिस्टेंट सेशन जज भी हैं। ये एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज किसी मामले का ट्रायल कब करेंगे, या हाई कोर्ट उसको निर्देश करे। ऐसी स्थिति में हम लोग ने अब तक की जो भी प्रोविजंस देखे थे वो कॉग्निजेंस के कंसर्निंग थी, यानी कि हमारे पास पुलिस रिपोर्ट आ गया, कॉम्प्लेंट है, या फिर अपने इंफॉर्मेशन में जो कुछ भी इसकी जानकारी है। एक सवाल जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें ये कि क्या अगर कोई मजिस्ट्रेट कॉम्प्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लिया
तो क्या वो एफआईआर पे कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं, या कंप्लेंट उसके पास है तो क्या पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है कि नहीं। ले सकता है, क्योंकि वो ऐसा किसी तरह का बार नहीं है कि आप एक के द्वारा दूसरे पे नहीं कर सकते। ये अल्टरनेटिव है कि उसको जो भी सूट करे उसके अकॉर्डिंगली कर ले, और हमने इसके लिए एक तरीका देखा था कि वो कैसे कैसे उसके पास चीज़ें चल के आ रही थी और इसके अकॉर्डिंगली वो कॉग्निजेंस ले सकता था। ये तो तब की कंडीशन है जब हमारे पास तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, या कि कंप्लेंट हैं, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ कंप्लेंट नहीं है, उस फैक्ट है कंप्लेंट में जिसके आधार पे हम ये तय करते हैं, तभी तो इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है। या फिर पुलिस रिपोर्ट है और उसमें जो फैक्ट है उसके कंसर्निंग हमको जरूरत पड़ती है। इन सब के बावजूद कुछ ऐसे मामले हैं जहां मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी न हो जाए, और वो मामला है आपका सेक्शन 195 से लेके 199 तक का। इन मामलों में जो भी मामले आएंगे उनमें मजिस्ट्रेट को कुछ खास लोगों को ही कहा गया है कि वही सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हैं, जबकि कंप्लेंट के कंसर्निंग या एफआईआर के कंसर्निंग क्या प्रोविज़न है, क्या सिर्फ विक्टिम ही जाएगा? कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जिसको भी फैक्ट की जानकारी वो इंफॉर्मेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को या पुलिस को। लेकिन यहाँ कुछ इस कंडीशन है कि जब उसी व्यक्ति को हम ऑथराइज किए हैं जिसके साथ ग्रीवेंसेस है, जो विक्टिम है, जो व्यथित है, इसके अलावा कोई और व्यक्ति कंप्लेंट नहीं कर सकता है। सेक्शन 195 के जिस वक्त जिक्र करेंगे वहां 3 तरह का ऑफेंस है। पहला, पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। पब्लिक ऑफिसर 270। इसका कोई लॉफुल अथॉरिटी है जिसके अगेंस्ट में कॉन्टेम्प्ट हो रहा है, और ये लॉफुल अथॉरिटी कहाँ है? तो जिस वक्त हम लोग आईपीसी का देखेंगे चैप्टर 10, उसमें सेक्शन 172 टू 188 आपको समन हुआ और आप हाजिर नहीं हुए, कौन सा ऑफेंस है? वन 174 का ऑफेंस हुआ तो आपको सीधे अरेस्ट कर लेंगे? नहीं, हम कंप्लेंट करेंगे। और कंप्लेंट कौन करेगा? जो एग्रीव्ड यहां कौन है? पब्लिक सर्वेंट। तो पहली बात यह है कि इस सेक्शन के कंसर्निंग जितने भी ऑफेंसेस हैं, ये ऑफेंस, ये इसका अटेम्प्ट भी
इसका प्रयास भी, इसका अबेटमेंट भी, दुष्प्रेरण भी और इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी, ये सब के सब जब भी ऐसी बात होगी तो वो व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है या उसका जो सीनियर है वो कंप्लेंट करेगा। डायरेक्ट आप उसको एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि व्यथित कौन व्यक्ति हुआ है? पब्लिक सर्वेंट। तो जो डायरेक्ट हुआ है वो भी ऑथराइज्ड है और जो उसका सीनियर है वो भी ऑथराइज्ड है। ये फर्स्ट कंडीशन है। ये ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट के जो लॉफुल ऑथोरिटी है उसका कॉन्टेम्प्ट हुआ है, इसके कंसर्निंग। दूसरा है, आप कोर्ट में हैं और मजिस्ट्रेट का अपमान कर देते हैं। किसके अगेंस्ट अपराध हुआ? मजिस्ट्रेट किस काम के लिए बैठा हुआ है? जस्टिस के लिए। आप बाधा डाल रहे हैं। आपको एविडेंस देना है, आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं। यानी पब्लिक जस्टिस या जो कुछ भी कोर्ट में आपको एविडेंस देना है उसके कंसर्निंग अगर कोई आप ऑफेंस कर रहे हैं तो उन सब से रिलेटेड किसका कंटेम्प्ट हुआ? कोर्ट का। पब्लिक जस्टिस वायलेट हुई, या फिर आपने जस्टिस के ड्यूरेशन में क्या किया? फॉल्स एविडेंस दिया। ये सब चीज़ों के कंसर्निंग जितने भी ऑफेंस हैं उससे कौन एग्रीव्ड हुआ? कोर्ट एग्रीव्ड हुई। तो ये जो सेक्शंस हैं आपके 193 to 196, 199, 200, 205, 211, 228। उसके बाद 463, 471, 475, 476। ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं। ये सब क्या है? कोर्ट में आप अपमान कर रहे हैं। इन सभी के कंसर्निंग जितने भी ऑफेंसेस हैं, अब कौन लेगा इसका कॉग्निजेंस? खुद मजिस्ट्रेट, कोर्ट लेगी, या उसके द्वारा ऑथराइज कोई व्यक्ति लेगा? तो जिस तरह हमने वहां देखा था कि सीनियर भी ले सकता है, तो इसका भी सीनियर कोर्ट कौन होगा? अगर किसी कोर्ट के कंसर्निंग उसके सीनियर कोर्ट की बात की जाए तो उसका सीनियर कोर्ट कौन होता है? हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। जहां से उस मामले की अपील होती है वही तो होगा उसका सीनियर कोर्ट। तो या तो वो कोर्ट लेगा या उसमें जहां अपील होती है वह लेगा। उसके बगैर कोई और व्यक्ति नहीं लेगा। हमने क्या कहा था कि कंप्लेंट या एफआईआर के कंसर्निंग कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है, लेकिन यहां हम उसका एक्सेप्शंस देखते हैं कि सिर्फ वही व्यक्ति शायद। कोर्ट की जहां तक बात आती है, कोर्ट कहां डिफाइन है? एविडेंस की परिभाषा यहां लाएंगे। दोनों पे अप्लाई होगा। हमने क्या कहा था? 2Y क्या कहता है? आईपीसी में जो डिफाइन है वहां नहीं मिलेगा, तब हम चले जाएंगे। वहां है कहीं कोर्ट का डेफिनेशन?
सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी किसको डिफाइन कर रहा है? और सेक्शन 19 जजेस को। आपको ये सब चीजें याद रखनी होंगी। कहता है कि यहां जो कोर्ट है इसका मतलब कौन सा कोर्ट? तो ये कह रहा है कि सिविल कोर्ट भी हो या दंड न्यायालय, जो भी आपका क्रिमिनल कोर्ट हो, वो दोनों कोर्ट, या फिर ऐसी स्थिति में कोई ट्रिब्यूनल बना है अगर किसी एक्ट के तहत, तो वो ट्रिब्यूनल भी अगर उस एक्ट में उसको कोर्ट घोषित किया गया है तो वह भी, ये सब के सब कोर्ट हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। क्योंकि आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्रिमिनल मामलों में आप गलत एविडेंस देते हैं? सिर्फ क्रिमिनल मामलों में आप मजिस्ट्रेट का अपमान करते हैं? सिर्फ क्रिमिनल मामलों में मिथ्या आरोप लगाया जाता है? या 211 किस चीज का प्रोविजन है? फॉल्स एलिगेशन के कंसर्निंग। तो ऐसी स्थिति में ये कोर्ट सब के सब, यही इसका लेखा। इसमें जो इसका सब सेक्शन 2 है उसको पढ़िए और बताइए क्या है। सीनियर ऑफिसर क्या कर रहा है? एक स्थिति यह है कि जो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट है, हमने क्या कहा कि हाँ, कौन व्यक्ति कंप्लेंट करेगा? हाँ, उसका सीनियर। इन दोनों में से कोई भी कंप्लेंट कर देगा, लेकिन सीनियर उसका जो है वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है उस कंप्लेंट को। आपको लगता है कि मामला समाप्त हो गया ट्रायल कोर्ट में ही? मामला समाप्त कब होता है जाके? जब उसका, हाँ, जो एपेक्स कोर्ट है वहां तक उसके राइट्स जब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक मामला समाप्त नहीं होता, वो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है। तो उससे पहले, यानी कि ये कब वो वापस ले सकता है? जब इसको वापस लेना है तो एक बार किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो अब ये वापस कब लेगा सीनियर इसका? तो उसने कहा है कि जब फर्स्ट कोर्ट में विचारण समाप्त हो जाती है उसके बाद ये वापस नहीं ले सकता है। यानी मामला या तो फर्स्ट कोर्ट में ही रह गया और विचारण समाप्त हो गई तो नहीं ले सकता है। मामला अगर अपील में चला गया तो अब उसके पास पावर नहीं है कि अब ये इसको वापस ले सके। समझ रहे हैं? वहीं लिखा हुआ है। ट्रायल के कंक्लूजन के बाद ट्रायल का कंक्लूजन थोड़ी होता है, हमने कहा ना, तो इनिशिएशन ऑफ ट्रायल है, प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग भी तो ट्रायल है जिस कोर्ट में है। मतलब फर्स्ट ट्रायल कोर्ट में अगर हो गया मामला, समाप्त हो गया, कॉन्विक्ट हो गया, एक्विट हो गया, जो भी कंडीशन बने, उसके बाद वो वापस नहीं ले सकता है। हाँ, उस बीच ले सकता है, लेकिन उसके कंक्लूजन के बाद नहीं ले सकता। अपील में चला गया तो नहीं ले सकता है। और जिस वक्त ये लेना चाहता है, इसकी नोटिस किसको भेजेगा? कोर्ट को। और जब कोर्ट को भेजेगा तो उसके कंसर्निंग वो सारी कार्रवाई बंद कर देगी। हाँ सर। ट्रायल 2 कोर्ट में क्यों चलेगा? हमने क्या कहा था?
ट्रायल दो कोर्ट में, देखिए पहली बात ये कि ऑफेंस किसके कंसर्निंग है, पहले ये देखिए, ये हम लोग स्पेसिफिक ऑफेंस के कंसर्निंग बात कर रहे हैं। एक तो जो कोर्ट है उसकी बात तो भी करेंगे नहीं, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये 172 से 188 वहां ना आएगा पब्लिक सर्वेंट, ये उसकी बात कर रहा है। और ये कंप्लेंट तो किसी एक ही कोर्ट में करेगा, और यही कॉम्पिटेंट है, कोई थर्ड पार्टी है नहीं जो कंप्लेंट करे, क्योंकि वो सिंपल कंप्लेंट नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसको भी सूचना है वो कहीं भी जाके कर दे। कोई एक व्यक्ति जो एग्रीव्ड है वही करेगा, तो इसी कोर्ट में चल रहा है, उसको जानकारी है कि किस कोर्ट में चल रहा है। नहीं क्लियर हुआ? दो कोर्ट में तो तब चलता है मामला जब किसी को भी सिंपल कंप्लेंट के कंसर्निंग बात हो रही हो। यहां तो हमने रेस्ट्रिक्शन ही लगा दी है कि कोर्ट में यही व्यक्ति जो एग्रीव्ड है वही कंप्लेंट कर सकता है, कोई और नहीं। जबकि जनरल रूल क्या है, कोई भी कर सकता है। तो इसको तो पता ही है कि हमने कहां किया है। क्लियर? हाँ, कहिए कि अगर सीनियर कोर्ट की बात की जाए कि कौन सीनियर कोर्ट है, तो ये होता है कभी कभी कि एक ही मामले की दो जगह अपील होती है, तो फिर किस कोर्ट को मानेंगे कि वो सीनियर कोर्ट है? ऐसा कब होता है? हमने क्या कहा था कि जो आपका असिस्टेंट सेशन जज है वो अगर 7 साल तक का पनिशमेंट देता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। 7 साल से ऊपर हुआ तो देन हाई कोर्ट में। यानी एक ही कोर्ट की कंसर्निंग दो जगह अपील हो रही है, तो वैसी स्थिति में जो इन्फीरियर कोर्ट है वही उसका सीनियर कोर्ट माना जाएगा। इन्फीरियर कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट। यहाँ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दो कोर्ट्स हो गए, तो इनमें इन्फीरियर कोर्ट कौन है? सेशन कोर्ट। तो ये सेशन कोर्ट ही उसका सुपीरियर कोर्ट माना जाएगा। और जहाँ कहीं अपील नहीं होती है, मतलब अपील का प्रोविजन ही नहीं है अगर, क्योंकि अपील का प्रोविजन ऐसा थोड़ी है कि आपका इनहेरेंट पावर है, वो तो अगर किसी स्टेट्यूट में उसका प्रोविजन नहीं है तो आप अपील कर ही नहीं सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए अपील नहीं होती है, तब हम किसको मानेंगे कि वो सीनियर कोर्ट है? नहीं, वो सीनियर कैसे हो जाएगा? वो तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस तो आपका ओरिजिनल जुडिशनल वाला कोर्ट है, वो सीनियर थोड़ी होगा। तो वैसे स्थिति में सेशन कोर्ट को या जो विशेष न्यायालय है, जो प्रधान जिला न्यायाधीश है, उसको हम मानते हैं। वहीं लिखा हुआ है, हम कुछ विशेष नहीं बोल रहे हैं आपको, उसी जगह लिखा हुआ है। और जहाँ अपील होती हो सिविल मामले में भी और रेवेन्यू मामले में भी, तो हम देखते हैं कि किसका मामला है, किसके कंसर्निंग है और किस कोर्ट में अपील हो रही है, देन उसको हम उसका सीनियर मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड वाला पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। सबसेक्शन 3 जो है लोक अदालत में कोई मामला कब भेजा जाता है? सुलह के आधार पर। तो डिसीजन होना अलग इशू है। इस डिसीजन के कंसर्निंग देखिए क्या हो रहा है। ये ऑफेंस हो रही है किसके कंसर्निंग? लोक प्राधिकारी के अवमानना के कंसर्निंग, पब्लिक जस्टिस के कंसर्निंग, या फिर साक्ष्य को आप दे रहे हैं गलत तरीके से, फॉल्स एविडेंस की कंसर्निंग, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जहां भी हो रहा है जिसकी अपीलेट कोर्ट जो है वो उसका सीनियर कोर्ट है। हम एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। जो कंप्लेंट है, बट कॉम्प्लेनेंट वही व्यक्ति होगा जो एग्रीव्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जबकि जनरल रूल क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो उससे व्यथित है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या फिर उसको जिसको फैक्ट की जानकारी है वो फाइल कर सकता है। इसमें बीच में एक प्रोविजन है 195A, जो विटनेसेस को आप लोग धमकी देते हैं, मतलब जो लोग भी धमकी देता है, या फिर तो वो व्यक्ति जिसको धमकी मिली है, धमकी किस चीज के लिए मिलती है विटनेस को? या तो गवाह ना दो या झूठी गवाही दो, यही होगा ना, दो ही तरह की धमकी होगी। तो वो प्रोविजन आपका 195A में है, आईपीसी में। यहां भी 195A में है इसका प्रोसीजर।
तो वो व्यक्ति जिसको धमकी मिली है, विटनेस या कोई भी व्यक्ति, खुद कंप्लेंट करेगा, उसके बिहाफ में कोई नहीं करेगा। (126) राज्य के विरुद्ध अपराध है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, और उसके कंसर्निंग हमारे पास प्रोविजंस तो हैं जो है वो क्या है, सेक्शन 121 to 130, 153A to 95A and 505 1A है ना। राज्य स्टेट का कंसर्न क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, बिहार स्टेट है, इंडिया स्टेट है, दो स्टेट है ना, इंडिया स्टेट नहीं है, इंडिया कंट्री स्टेट है। जहां भी आप डेफिनेशन देखते हैं वहां कहीं लिखा हुआ है देश के विरुद्ध अपराध, स्टेट के अगेंस्ट अपराध। और स्टेट की डेफिनेशन हम लोग कहां से देखते हैं, वो किसके कंसर्निंग है, आर्टिकल 12 में, वो फंडामेंटल राइट के कंसर्निंग है। ऐसा नहीं है कि देश के कंसर्निंग वो लागू हो जाता है, अलर्ट रहिएगा। तो इसके अगेंस्ट में आप समझ रहे हैं कि कौन एग्रीव्ड होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल सा लॉजिक है। तो जब इस तरह का कोई कंसर्निंग ऑफेंस हुआ है तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के हम उसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। और साथ में क्या है 108A, और इन सब ऑफेंस का क्या है, कॉन्स्पिरेसी भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ डिफाइंड है, ये में ऑफेंस है 120B में। और ये क्या है 108 है, भारत के बाहर अपराध करना है बट अबेटमेंट इंडिया में हो रही है। तो अपराध तो भारत के बाहर करेंगे, अबेटमेंट इंडिया में कर रहे हैं, प्रभावित दूसरा देश हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम किसका परमिशन लें, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, बिना परमिशन के हम नहीं करेंगे। वन ए एक नया इंजेक्शन है, इसमें 153B और 505 2 और 3 को डाल दिया। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रही है, उसको नहीं समझ में आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है। क्लास मिस नहीं करने की रिक्वेस्ट इसीलिए कहते हैं। क्या किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही है? इसकी परमिशन कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ टीएम। आपको अलर्ट यही रहना है। फर्स्ट वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड वाले में तीनों है, सेंटर नहीं है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बगैर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। और इसकी जो चर्चा हो रही है 120B, ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
सबसे अधिक मिसयूज्ड प्रोविज़न अगर आईपीसी में है तो एक यह है और दूसरा 498A है, जिसको मैक्सिमम लोग मिसयूज करता है। इसलिए इसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब इसकी बात आएगी 120B की, तो अगर ऐसा अपराध है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल तक के कारावास से अलग हट कर है और उसमें 120B लग रहा है अगर, तो फिर स्टेट या फिर डीएम का प्रायर परमिशन चाहिए। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो 2 साल से नीचे तक के किसी भी अपराध में अगर इस तरह की सजा हो और वहाँ 120B लगा है, तो वैसे स्थिति में इसका कॉग्निजेंस में स्टेट तब तक नहीं लेगा जब तक डीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसकी रिटर्न रूप से कॉन्सेंट नहीं दे देता है। ये लोग प्रायर परमिशन देंगे कैसे? इनको सब पता रहता है कि किसमें दें किसमें नहीं दें। तब इसने कहा कि ये किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम, जैसी भी स्थिति है, वह पुलिस अफसर को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथराइज करेगा कि पता लगाइए कि वास्तविकता क्या है। और जब इस तरह से किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया जाएगा तो उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने को छोड़कर बाकी सभी शक्तियां होंगी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होती है। क्लियर है? हम लोग अब तक जिसकी चर्चा कर रहे थे वो सब जो ऑफेंस था कोर्ट के अगेंस्ट में हो रहा था, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में हो रहा था, लेकिन क्या कोर्ट खुद ऑफेंस नहीं करेगी? मजिस्ट्रेट खुद अपराध नहीं करेंगे? पब्लिक सर्वेंट खुद अपराध नहीं करेंगे? तो इनके कंसर्निंग जो प्रोविजन है वह है 197, जहां न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट के कंसर्निंग जो ऑफेंसेस है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमने कहा कि सेक्शन 19 में जजेस डिफाइन है, जज, न्यायाधीश, और आपने ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट जिस वक्त मामला सेशन कोर्ट को कमिट कर रहा है तो यह उसकी एक्टिविटी जो ये कमिटमेंट का प्रोसीडिंग कर रहा है, इस हालत में वो जज है कमिटल प्रोसीडिंग के ड्यूरेशन में जो मजिस्ट्रेट है तो आज जजशिप में काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे, क्योंकि मजिस्ट्रेट के द्वारा ही कमिटमेंट होगा। हमने 193 का प्रोविजन देखा है कि जब तक उसको कमिट करके नहीं आएगा वो अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में उसका कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता है। जिनके पास आईपीसी है जरा वो सेक्शन 19 निकाले और उसका इलस्ट्रेशन डी देखें।
ये इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है। सिंपल मजिस्ट्रेट है तो लगेगा कि जज से अपने काम कर ही रहा है, लेकिन जब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो जज नहीं है। दूसरी चीज यहाँ कौन कौन है, एक तो जज है, दूसरा पब्लिक सर्वेंट है, यानी जज के साथ मजिस्ट्रेट भी है। जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन है ये गौर कीजिएगा, ये पब्लिक सर्वेंट जनरल पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये पब्लिक सर्वेंट वो है जिसको स्टेट, राज्य के द्वारा ही इसके सर्विस से हटाया जा सकता है। ये उस तरह का पब्लिक सर्वेंट है, किसी और पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए उसके फर्स्ट को पढ़िए, 197 के 1 को। वो था या है, यहाँ के बाद क्या लिखता है, या पब्लिक सर्वेंट की कंसर्निंग वो क्या क्वालिफिकेशन लगा रखा है। गवर्नमेंट के द्वारा ही, और गवर्नमेंट का मतलब, यस वेरी गुड, कहाँ दिया हुआ है? जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी दिया हुआ है। जनरल क्लॉज एक्ट का तो हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस्तेमाल होता है। उसके 323 में, मतलब 3 सबसेक्शन 23 में गवर्नमेंट डिफाइंड है, जिसके तहत ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। नहीं, सेक्शन 3 सबसेक्शन 23। इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसको उसका सीनियर खुद ही उसको डिसमिस कर सकता है, तो उस पर यह लागू नहीं होगा 197। यानी ये प्रोटेक्शन है सीनियर अफसर के कंसर्निंग 197 का, यानी वो अफसर, वो पब्लिक सर्वेंट जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 197 पहली स्थिति है कि वो पब्लिक सर्वेंट ही प्रोटेक्टेड है 197 के तहत। दूसरा, इसका कार्य उस तरीके का होना चाहिए जो परपोर्टिंग या डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, यानी वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में वो कार्य कर रहा है, तब परमिशन की जरूरत है, अदरवाइज हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत ले रहा है तो क्या हम कहें कि वो परपोर्टिंग या डिस्चार्ज हिज पब्लिक ड्यूटी? यस, रिश्वत लेना देखिए, पब्लिक ड्यूटी के वक्त लेना और डिस्चार्ज हिज पब्लिक ड्यूटी, वो किस काम के लिए वहां बैठा हुआ है? जो उसकी पब्लिक ड्यूटी, तो वो पब्लिक के कंसर्निंग जो ड्यूटी कर रहा है उसके कंसर्निंग अगर उसके किसी तरह का ऑफिस लगता है तो हम उसके लिए परमिशन लेंगे। रिश्वत अगर ले रहा है तो वो पब्लिक ड्यूटी का डिस्चार्ज नहीं करा अपने कर्तव्यों के तहत। कहाँ लिखा हुआ है? जिस वक्त ज्वाइन करते हैं आप लोग, आपको कहा जाता है कि रोज शाम को पेशकार से कुछ ले लीजिएगा, क्लाइंट से ले लीजिएगा, ऐसा है क्या? इसमें इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड कर देना, होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट ऐसा है जो गवर्न कर लिया, तो वो क्या, वो ऑफिशियल उसकी जो ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज में वो काम किया है, गवर्न करना उसका ड्यूटी था, रिश्वत लेनी उसकी ड्यूटी थी। तो जब वो ऐसी बात है तब 197 का प्रोटेक्शन इसको नहीं है, तब उसको हम सीधे प्रोसिक्यूट करेंगे। 197 का प्रोटेक्शन तभी है जब उससे कोई ऑफेंस हुआ है पब्लिक डिस्चार्ज उसकी ड्यूटी में। और फर्स्ट, दूसरी चीज, किसको हम बचा रहे हैं? सीनियर अफसर को। सीनियर अफसर का मतलब वो ऑफिसर, वो पब्लिक सर्वेंट जो सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसलिए देखते हैं यूपीसी के जितने भी लोग होते हैं
उनको पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इस तरह से कुछ न करे। अभी सुने होंगे ना कि 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, कुछ ही दिन पहले की घटना है, कोई आईपीएस अफसर 10 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। हाँ, तो उसको अधिक से अधिक क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये अफसर जो होता है, मतलब अब विभागीय जांच बैठेगी, वो सब जब तक चलेगा, क्योंकि तुरंत आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। 197 का है कि आप उससे पहले प्रायर परमिशन ले लें। प्रायर परमिशन फिर किससे लेंगे आप? तो गवर्नमेंट का मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो किसका एम्प्लॉय है उस पर डिपेंड करता है, तो उसके कंसर्निंग लेके। दूसरी बात, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ सेक्शंस हैं जिसके तहत हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे, तुरंत उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। अब वह है 166A, 166B, 354 ABCD, 370, 375, 375A, C and D and 509। अगर इस तरह का कोई अपराध हुआ है तो कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। सर हम आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट किए हैं, थोड़ा सा बुक चेंज कर लीजिए। तो 2013 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं और उसका प्रभाव पड़ा है व्यापक रूप से आपके आईपीसी पे, सीआरपीसी पे, एविडेंस पे। तो जिनके पास भी है थोड़ा सा बेयर एक्ट कम से कम ले लेना। ये परमिशन की जब बात आ रही है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसका एम्प्लॉय है या उसका डिप्यूटेशन पे है तो स्टेट गवर्नमेंट से लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिप्यूटेशन पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तब किससे परमिशन लेंगे? उस वक्त ये अपराध हुआ है तो बस यही बात वहां कही गई है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वैसे स्थिति में तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही परमिशन लेंगे, भले ही वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय हो, क्योंकि 156(1) के तहत जब घोषणा की जाती है तो सबके सब कहां से संचालित होता है। तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन जब लागू है तो राज्य सरकार जहां भी लिखा हुआ है वहां राज्य सरकार की जगह हम समझेंगे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। हमने न्यायाधीश के कंसर्निंग देखा, हमने पब्लिक सर्वेंट के कंसर्न देखा। तीसरा है सशस्त्र बल, आर्म फोर्स, उनके कंसर्निंग भी ये प्रोविजन है। आर्म फोर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, उसमें वो तीनों आता है, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, आर्मी, नेवी और हाँ आता है वो भी आता है। क्योंकि जब सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, अगर वो भी मान लीजिए किसी ऐसी ड्यूटी पे है जहाँ वो परिशांति कायम करने के लिए है, तो चूंकि स्टेट का होता है तो वैसे स्थिति में हम उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इसके 4 और 5 को देखिए, वो क्या कर रहा है। 197 सॉरी 4 5 तो निकलेगा नहीं, 3 के बाद आपको 3A दिखेगा, 3B दिखेगी, 3C दिखेगा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ प्रोटेक्शन किसको किसको मिला हुआ है। 197 का प्रोटेक्शन किसको मिला हुआ है? हाँ, पहला तो जो जजेस मजिस्ट्रेट हैं उनके, जब तक कि उनके सीनियर्स उनको परमिट नहीं करते हैं, जो भी उनके बगैर वो नहीं होगा। दूसरा जो पब्लिक ऑफिसर है वो। तीसरा जो आर्म फोर्स है वो, जो पारामिलिट्री फोर्स है वो। इन सब के सब को हमने प्रोटेक्शन दे रखा है 197 का। अब आप एक बात बताइए, हम जज के अगेंस्ट में ही ऑफेंस लगा रहे हैं तो इसको किस कोर्ट में डालें? इसका ट्रायल, इसकी इंक्वायरी किस कोर्ट में करें?
नहीं, इसलिए उसने लिखा है, आप कहीं भी जाइए तो उसने इसे लिखा है कि राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से वो, इसका सेक्शन 4 पढ़िए 197 का 4, कि क्या मोड होगा, कौन सा कोर्ट होगा, इन सब की बारे में एक नियम बनाएगी। और इसको पढ़िएगा 407 के सब सेक्शन 9 के तहत। क्योंकि जजेस की कंसिडरिंग जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए हम खुद ही एक अलग से प्रक्रिया बनाएंगे, हम मतलब गवर्नमेंट, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट हो। यहां से भारतीय को समझ में आएगा। विवाह से संबंधित अपराध है ये 198। तो विवाह से संबंधित अपराध में एग्रीव्ड पार्टी कौन होता है? दोनों होता है, जिसके साथ अपराध हुआ है वो कोई भी हो सकता है, तो उसके कंसर्निंग अपराध। और विवाह से संबंधित अपराध है कहां? चैप्टर 20 में आईपीसी के। हाँ सर, हाँ क्लास ले रहे हैं सर, ठीक ठीक। तो इसने कहा कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगा सिर्फ वही करेगा विवाह के संबंधित अपराध, यानी चैप्टर 20 में जितने भी ऑफेंसेस हैं, चाहे वो बाइगैमी हो, एडल्ट्री हो, जो कुछ भी है, वो सब के कंसर्निंग जो भी ऑफेंसेस होंगे उसके कंसर्निंग जो एग्रीव्ड पार्टी होगा सिर्फ वही जा सकेगा। एग्रीव्ड पार्टी अगर 18 साल से कम का है, यानी माइनर है। एग्रीव्ड पार्टी अगर पागल है, विवाह के बाद हो ही जाते हैं। एग्रीव्ड पार्टी अगर किसी रोग से पीड़ित है, या एग्रीव्ड पार्टी ऐसा है जो पर्दानसी स्त्री है जो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंगली बाहर नहीं जा सकती है, तो वैसी स्थिति में उसके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति बट न्यायालय की इजाजत से एग्रीड पार्टी खुद जा सकता है। बट आप किसी को ऑथराइज कर रहे हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में, तो ऐसे में आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई सेना में मौजूद व्यक्ति है और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वैसे स्थिति में तो उस देखिए स्थिति क्या बन रही है। फौज में कोई व्यक्ति है, उसको कोई सूचना मिली कि विवाह के संबंधित कोई अपराध हुआ है। अगर मेल है तो किस तरह का अपराध हुआ होगा? 497, 498 ये ऑफेंस हुई होगी। उसको ये अगर मिलती है इसकी सूचना, और वो क्या कहेगा कि चूंकि अब ये विवाह से संबंधित अपराध है, सेक्शन 198 के तहत उसको पर्सनली कंप्लेंट करना है, कोई और नहीं कर सकता है। तो वैसे स्थिति में वो क्या करेगा? अपने कमान अफसर से गया और कमान अफसर कहा कि छुट्टी भी नहीं मिल सकती, तो ऐसे स्थिति में एक एप्लीकेशन लिखेगा, कमान अफसर को देगा। कमान अफसर में उस एप्लीकेशन में वो सारे कथन होंगे और कमान अफसर उसका जो है उस पे काउंटर सिग्नेचर करेगा और ये बताएगा कि इसको छुट्टी हम क्यों नहीं दे रहे। तब वैसे स्थिति में जिसको ऑथराइज करेगा वो व्यक्ति इसके बिहाफ में कर सकता है।
यहाँ तक समझ में आई? अगर बाइगेमी का अपराध है, यानी 494, 495, इसके कंसर्निंग कोई ऑफेंस है, तो निश्चित रूप से जो भी एग्रीव पार्टी है सिर्फ वही जाएगा। बट अगर ऐसी कंडीशन है कि वो जाने की स्थिति में नहीं है, तो उसके माता पिता, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर जो भी है, या ब्लड रिलेशन से या एडॉप्शन के रिलेशन से जो भी व्यक्ति है, वो उसके बिहाफ में फाइल कर सकता है। हमने कहा कि 18 साल से कम व्यक्ति भी है, उसके कंसर्निंग भी। तो अगर 18 साल से कम कोई व्यक्ति है और उसका गार्जियन नियुक्त किया गया है, एक स्थिति हो सकती है, गार्जियन किसके लिए नियुक्त करते हैं? माइनर के लिए, तो वो माइनर है और उसके लिए गार्जियन नियुक्त किया गया है, और वह व्यक्ति किसी और को ऑथराइज कर रहा है, गार्जियन को नहीं। तो वैसी स्थिति में कोर्ट को अगर ये जानकारी में आ जाती है कि इसका गार्जियन नियुक्त है, तो वो गार्जियन को नोटिस करेगा और उसको सुनेगा। ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है। ये जो कमान अफसर ने जो कुछ भी इसको काउंटर सिग्नेचर करके दिया, पहली स्थिति यह है कि जिस वक्त ये एग्री 497 की भी पोजीशन क्या है, एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। बट हाँ, डाइवोर्स का ग्राउंड अभी भी है, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के कंसर्निंग इसको हम कंसिडर करते हैं कि अगर कोई इसकी वजह से सुसाइड कर ले तो उसको अपराध, मतलब आत्महत्या के दुष्प्रचरण के तहत हम इसको मानते हैं। अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसके कंसर्निंग जब बात उठेगी तो जो भी व्यक्ति है, जो भी मेल, उसी को कहेंगे कि वही एग्रीड पार्टी है। लेकिन तब यह है कि वह स्त्री अगर किसी के संरक्षण में है, वो यानी उसकी देखभाल कर रहा है उस स्त्री की, उसका हस्बैंड के अलावा, तो वो व्यक्ति भी 497, 498 के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये कमान अफसर का दिया हुआ सर्टिफिकेट हम मान के चलते हैं, प्रिजम्पशन है कि ये असली है, जब तक कि इसको नकली साबित नहीं किया जाए। नकली मतलब यानी कि हम किस तरह का प्रिजम्पशन है, ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, कर सकते हैं। अगर कोई मेल है जिसकी वाइफ है बट वो 18 साल से कम उम्र की है, तो वैसे स्थिति में अगर वो रेप का एलिगेशन लगाती है उसकी वाइफ, तो उस घटना के 1 साल बीत जाने के बाद कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। एक खास सिचुएशन में, सभी सिचुएशन में नहीं, क्योंकि एलिगेशन लगाने वाली कौन है? वाइफ है। उसकी एज कितनी है? 18 साल से कम है। तो वैसे स्थिति में अगर इस घटना को 1 साल बीत जाता है तो उसके बाद कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। और इतना जितना भी ऑफेंसेस है उसके कंसर्निंग इसका अटेम्प्ट भी है, इसका अबेटमेंट भी है। ये है आपका कंप्लीट 198, और इसी के साथ ही 198A भी है जो कवर करता है 498A को। $498A क्या है? रॉयल्टी किसके अगेंस्ट में? हस्बैंड या उसके रिलेटिव के अगेंस्ट में। तो इसका ऑफेंस भी, जो भी इसके कंसर्निंग ऑफेंस है, उसके लिए प्रोविजन हमने 198A में डाल रखा है। और इसमें कौन व्यक्ति एग्रीव्ड है? 498 में कौन व्यक्ति एग्रीव्ड होगा? वाइफ है। तो या तो वाइफ करे, अगर वाइफ जाने की स्थिति में नहीं है तो फिर वही स्थिति है, उसके मम्मी पापा, भाई बहन, या उसके ब्लड, या उसके मैरिज रिलेशन से, या फिर उसके क्या कहते हैं एडॉप्शन के रिलेशन से, कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। 198B को ओमिट कर दिया गया है 2014 में। और जो आपका इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन 199 और डिफेमेशन के कंसर्निंग। देखिए डिफेमेशन 2 तरीके का होगा, एक आम पब्लिक का होगा,
और दूसरा राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई मंत्री उनका, और दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है। जो आम पब्लिक का डिफेमेशन होगा, तो जिसका डिफेमेशन हुआ है वही व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करेगा, किसी और को ऑथराइज नहीं किया जा सकता है। और वो कहां कंप्लेंट फाइल करेगा? नहीं, वो तो जनरल कोर्ट में फाइल करेगा। यही फर्क तो बताना था। जब डिफेमेशन होती है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, उपराष्ट्रपति की या किसी मंत्री की, वैसे स्थिति में सेशन कोर्ट में। जब जनरल पब्लिक का डिफेमेशन हो रहा है तो वैसे स्थिति में वो जो कोर्ट है उसी का जुरिडिक्शन है, जिसका हमने जुरिडिक्शन के कंसर्निंग देखे हैं ना, क्योंकि उसके कोर्ट का कहाँ जुरिडिक्शन बनता है, तो उस कोर्ट में। देख लीजिए इसका 199 का 5 क्या लिखा हुआ है, 5 या 6 को लास्ट प्रोविजन क्या है उसका? जिस वक्त 199(2) देख रहे हैं वहां डिफेमेशन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके कंसर्निंग, उसके लास्ट लाइनिंग को पढ़िए, बिना सुपुर्द किए, वो लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, विदाउट कमिटिंग। इसका मतलब यह हुआ कि सेशन कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का डिफेमेशन के कंसर्निंग और डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा, जबकि 193 के तहत प्रोविजन क्या था? हेलो, हाँ हाँ, आप कहाँ पे हैं? नहीं ठीक है, हृदय को मतलब मॉन्टेसरी स्कूल की गली में है आप? हाँ, मतलब 19 नंबर मकान पूछिए नहीं किसी से कि कहाँ है। हाँ, गली ही है, 19 नंबर मकान। आप कहाँ पे हैं? पहले मकान देखिए, सभी मकान पे नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, आप ही हैं? ऊपर देखिए जरा, ये तरह से। You see gets it. डिफेमेशन के कंसर्निंग सारी बातें समझ में आ गई। दो तरह का डिफेमेशन होगा, एक तो वो जो आम पब्लिक की होगी और दूसरा इन सब की होगी। प्रेसिडेंट के कंसर्निंग हमारे पास अलग प्रोविजन है, आम पब्लिक के कंसर्निंग अलग प्रोविजन है। आम पब्लिक के कंसर्निंग कोई अलग प्रोविजन नहीं है, उसका जहाँ जुरिडिक्शन है, जो कोर्ट है, वहीं जाना है। और जब बात आती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो वैसे स्थिति में हमने सेशन कोर्ट को ऑथराइज कर रखा, और यही एक मामला है जिसमें सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। अदरवाइज 193 का क्या प्रोविजन था? जब तक कि कमिटमेंट नहीं होगा अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन के कंसर्निंग, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो जिस वक्त राष्ट्रपति या राज्यपाल जिनका भी वो डिफेमेशन हुआ है,
तो वो खुद आएंगे क्या कोर्ट में? नहीं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके बिहाफ में करेगा। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी तो अथॉरिटी चाहिए ना। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके कंसर्न जो भी, तब एक चीज़ है कि अगर जिस तारीख को डिफेमेशन हुआ है उस तारीख से अगर 6 महीना गुजर जाता है तो अब कोई डिफेमेशन का कंप्लेंट नहीं दाखिल किया जाएगा। और जिस व्यक्ति को जिसने डिफेम किया है उसको भी तो कुछ भेजना होगा ना। तो उसको हम क्या भेजेंगे? उसको नोटिस भेजेंगे, और नोटिस के कंसर्निंग कौन सी बातें होंगी? उसका जिस्ट होगा कि किस वजह से कैसा डिफेमेशन हुआ ये बात, क्योंकि डिफेमेशन के एक्सेप्शंस भी तो है ना। तो हमें ये भी तो देखना है कि उसकी बात डिफेमेशन में आ भी रही है कि नहीं। सत्य बोलना डिफेमेशन है क्या? तो उसे कोई डिफेमेशन हो जाता है? सारे वकील चोर हैं, डिफेमेशन हुआ? कैसे हो गया? पर्टिकुलर पर्सन को नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो आप लोग दिल पे मत लीजिए, आप लोग कोई वकील नहीं है, आप लोग सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं कहा तो एक ठीक है ना। तो ये है प्रोविजन। यहां तक का जो हम लोग अभी तक स्टडी कर रहे थे वो किस चीज से रिलेटेड था? नहीं, चैप्टर 14 के हेडिंग को देखिए, वो क्या कह रहा है? कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। ये किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित शर्तें हैं, इसके बिना प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। इसका मतलब अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है तो प्रोसीडिंग होगी ही नहीं। फर्स्ट स्टेज कॉग्निजेंस लेना है, ठीक है। वो 6 महीना वाली जो बात है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का हुआ तो कभी भी आप जाके कंप्लेंट फाइल कीजिएगा। हाँ, क्या हुआ? क्या खत्म हो गया? हाँ, उसके टर्म के ड्यूरेशन में लिखा हुआ है। देखिए ना, जिस वक्त वो काम कर रहा है, वो जिस वक्त अपना ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर, उस वक्त डिफॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, उसके खत्म होने से मतलब नहीं है, क्योंकि उसके ड्यूरेशन में ही तो वो राष्ट्रपति है। वो जैसे ही मतलब उसका टर्म खत्म होगा उसको क्या कहेंगे? एक्स राष्ट्रपति। अब वो राष्ट्रपति नहीं है। राज्यपाल हट जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? मंत्री हट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? तो ये उसके ड्यूरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। आइए, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। और किससे कंप्लेंट करते हैं? मजिस्ट्रेट से ही तो करते हैं। हमने कहा कि जिस वक्त आपको क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, FIR लॉन्च कीजिए। सेकंड, कंप्लेंट फाइल कीजिए। कंप्लेंट कहां फाइल करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास। किस ऑफेंस के कंसर्निंग फाइल करेंगे? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, किसी के कंसर्निंग। जबकि FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंसर्निंग थाने में क्या होगा? ठीक है। यहां भी मजिस्ट्रेट के पास आ रही है कंप्लेंट। किस आशय से मजिस्ट्रेट के पास आप गए थे? एक्शन लेने कि कोई अपराध हुआ है। उस अपराधी को आप जानते थे? जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं। तो जिस वक्त आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट भरी हुई है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो ये चैप्टर 15 में हमारे पास जो सेक्शंस हैं,
202, 203। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस वक्त कंप्लेंट फाइल किया जाता है उस वक्त मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट फाइल करने वाला कोई होगा तो उसके साथ कॉम्प्लेनेंट भी होगा। और कॉम्प्लेनेंट कौन होगा? एग्रीड पार्टी होगा। कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एग्रीड पार्टी ही हो। कुछ मामलों में अभी जिसकी हम लोग चर्चा की हैं 195 से लेकर 199 तक और सिर्फ एग्रीड पार्टी ही होगा, इससे नहीं भूलिएगा। बाकी जो मामला है उसमें कॉम्प्लेनेंट होगा। कॉम्प्लेनेंट जब कोर्ट पहुंचेगा अपने साथ अकेले पहुंचेगा, विटनेस के साथ पहुंचेगा। तो फर्स्ट मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी होती है? हमने क्या कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट में सारे एलिगेशन सही लगे हों, गलत भी हो सकते हैं। तो वैसे स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एग्जामिन करेगा कॉम्प्लेनेंट की और साथ में जो विटनेस हैं उसकी भी। यहाँ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस लिखा हुआ है और एग्जामिनेशन ऑफ कॉम्प्लेनेंट लिखा हुआ है। और जब अंदर देखते हैं तो किसकी परीक्षा हो रही है और कौन सा विटनेस? जो प्रेजेंट हो। ये किस उद्देश्य से की जाती है कि जो कंप्लेंट किया गया है उसके जो फैक्ट्स हैं वो सही है या नहीं। इस उद्देश्य से हम कंप्लेंट की परीक्षा करते हैं और साथ साथ जो विटनेस मौजूद है उसकी करते हैं। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। फर्स्ट डे कंप्लेंट का डेट पड़ेगा, 1 महीना बाद विटनेस का पड़ेगा, अगर फिर भी नहीं है 2-3 महीना बाद उसकी पड़ेगी। तो जिस वक्त हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे साथ में 309 भी देखेंगे। 309 का क्या प्रोविजन है कि आप एडजर्न नहीं करेंगे। जब ये नया अमेंडमेंट आया है 2013 में, कोई भी स्टेट के यहाँ जहाँ इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है वो डे टू डे होगा जब तक कि कोई कारण जो लिखित न किया जाए आगे एडजर्न करने का। यानी अगर आप आगे एडजर्न करना चाहते हैं, उसको स्थगित करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लिखित कारण बताएंगे। अदरवाइज आप डे टू डे उसको जब तक इंक्वायरी नहीं चलती है आप वो काम करते रहेंगे। और यहाँ जिस विटनेस की बात हो रही है, ये विटनेस वह है जो कंप्लेंट के साथ कोर्ट में प्रेजेंट है। क्या इंटरप्रिटेशन निकला? अगर जो प्रेजेंट नहीं है उनके लिए हम अलग से समन इशू करें या अलग से डेट दें, तुरंत एग्जामिन करें या बाद में किसी डेट पे बुलाएं? तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि कंप्लेनेंट खुद भी है, उसका तो एग्जामिनेशन होगा ही, और साथ में विटनेस है। ये भी हो सकता है कि विटनेस ना हो, सिर्फ कंप्लेनेंट हो। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कंप्लेनेंट का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विटनेस है और मौजूद है तो उसका एग्जामिनेशन करना है फिर आपको, क्योंकि वो प्रेजेंट है। तो आप उसका एग्जामिनेशन कीजिए और करके क्या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे आप? कंप्लेंट सही है कि नहीं, इस पर्पज से आप कर रहे हैं। अभी आप उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे कि उसे कॉन्विक्ट किया जा सकता है या एक्विट किया जा सकता है। इसकी जांच हम नहीं कर रहे हैं, वो तो ट्रायल का विषय है। ट्रायल में हम एक्विटल और कन्विक्शन देखेंगे। यहाँ तो सब हम ये देखेंगे कि फैक्ट जो लगाए गए हैं कंप्लेंट में वो सही है या नहीं। इसके कंसर्निंग चाहे तो हम कंप्लेंट का ही विटनेस मतलब गवाही लेकर उसको छोड़ दें, उसकी एग्जामिनेशन करके, या जो भी प्रेजेंट है उनको लेकर छोड़ दें। इसने कहा कि उसके लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो हम एग्जामिनेशन किए हैं तो उसका सारांश लिखेंगे। इसलिए जिस वक्त देखे होंगे, जिस वक्त आप लोग एशे वगैरह करवाते होंगे, वो सारी बातें नहीं लिखी जाती है, वो तो एक पैराग्राफ में आ जाता है। और उसके पैराग्राफ उस पर जब वो निकल आता है, आजकल तो कंप्यूटर से निकलता है ना, वो जब निकल आता है तो उस पर सिग्नेचर किसके होंगे?
कॉम्प्लेनेंट के, मतलब जिसकी भी एग्जामिनेशन हुई है उनके, और साथ साथ मजिस्ट्रेट के भी, इसके सिग्नेचर से। कब एग्जामिनेशन करना ज़रूरी नहीं है, आप खुद सोचिए। हमने एग्जामिनेशन क्यों किया? उसकी सत्यता जानने के लिए। अगर ये रिटेन में है और कोई पब्लिक अफसर कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग किसके देखा था, या फिर कोई मजिस्ट्रेट कर रहा है, जज कर रहा है, खुद भी ले सकता है वो। ऐसी स्थिति में हम अब सत्यता क्या देखें, क्योंकि वो तो पहली बार वो रिटेन में है, और दूसरी स्थिति वो जज या फिर पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट कंसिडरिंग मतलब वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे स्थिति में हमें इसकी जांच और एग्जामिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा, जब हम इसको 192 के तहत ट्रांसफर करते हैं, सीएम के पास मैटर आया, सबके सब वो रख लेता है क्या? और 192 के तहत ट्रांसफर और सिंपल ट्रांसफर में क्या फर्क बताया था हमने? एक तो है कि वर्कलोड बहुत है सीजीएम के पास, तो वो जनरल ट्रांसफर करता है कि बाकी लोग इसको देख ले, तो एससीजीएम वगैरह जिसको भी वो ट्रांसफर कर दिया, वहां वो मैटर चला जाता है, तो वहां वो फिर या तो उसकी एग्जामिनेशन करेगा, ये भी तो हो सकता है कि कुछ की एग्जामिनेशन करने के बाद ट्रांसफर करे। तो जैसे ही वो एग्जामिनेशन करता है, एग्जामिनेशन जानते हैं आप, ओथ पे होता है, ओथ लगाई जाती है ना, तो जैसे ही वो ओथ पे लिया, ये क्या हो गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। और जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। यानी 192 के तहत जो ट्रांसफर होता है आफ्टर कॉग्निजेंस होता है। हम लोगों ने इस वक्त भी देखा था 192 को, देखिए संज्ञान लेने के बाद ट्रांसफर किया जाता है। लिखा हुआ है ना, इसलिए वो कॉग्निजेंस हो गया। क्यों कॉग्निजेंस हुआ? क्योंकि ओथ पे उसने उसकी जांच की है। और अगर बिना ओथ पे सिंपल अगर वो 192 के तहत ट्रांसफर कर देता है, तो फिर जो जिस मजिस्ट्रेट के पास भी जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में वर्कलोड की वजह से वो ट्रांसफर कर देता है, तो वैसी स्थिति में उस मजिस्ट्रेट को वो फिर से वो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अगर इसने एग्जामिनेशन करने के बाद भेजा है, तो उस मजिस्ट्रेट के पास, जिस मजिस्ट्रेट के पास इसने भेजा है, उसको फिर से एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों बार बार एग्जामिनेशन करेगा? एक बार ओथ पे एग्जामिनेशन हो ही चुका, तो अब वो आगे ही कार्रवाई करेगा। यहां तक क्लियर है? ये कहता है कि कुछ मामला कंप्लेंट ऐसे जगह पे आ गया जिसका कॉग्निजेंस लेने के लिए वो मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड नहीं है। कौन सा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है? आप जानते हैं हमने क्या कहा था कि कॉग्निजेंस सिर्फ 2 लोग ले सकते हैं। एक तो मजिस्ट्रेट में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जनरली नहीं, जब उसको सीजीएम ऑथराइज करेगा तभी। तो एक तो इसमें से निकल के आया कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज तभी है जब सीजीएम उसको ऑथराइज करेगा। तो ऐसे मामले में एक मामला कंप्लेंट उसके पास आया। दूसरा, कोई ऐसे मजिस्ट्रेट के पास मामला गया जिसका लोकल जुरिस्डिक्शन में मामला नहीं बनता है। तो ये दोनों के दोनों मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज नहीं है, क्योंकि लोकल जुरिस्डिक्शन की परिभाषा हम लोगों ने कहाँ देखी थी? दूसरे में तो वहां क्या कर रहा था कि अपनी शक्तियों का उस सीमा के तहत जो भी प्रदत्त शक्तियां हैं उसका वो इस्तेमाल करता है। तो जब उसके पास शक्ति उसी सीमा तक है, तो बाहर में वो कैसे एक्सरसाइज करेगा? तो ये दोनों के दोनों मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज नहीं है। और आप जानते हैं कि जिस वक्त कंप्लेंट फाइल किया जाता है वो या तो ओरल होगा या रिटन होगा। अगर आपने रिटन फाइल किया है तो बहुत आसान है मजिस्ट्रेट के लिए, उसको इंडोर्स कर देगा और भेज देगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में चले जाइए, क्योंकि उसके इंडोर्समेंट में लिखा रहेगा कि कौन सा प्रॉपर कोर्ट है। और अगर आपने ओरली किया है तो आपको निर्देश दे देगा कि आप चले जाइए। अब आपसे थोड़ी लिखवाएगा कि आपको जो कुछ भी कहना है आप उस प्रॉपर कोर्ट में जाके कहिए। यह है 201। अब जो स्थिति बन रही है, जांच कर लिया,
ये भी तो हो सकता है कि उसमें जो एक्यूज्ड है, जिसको आपने एक्यूज्ड बनाया है, वह उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति है कि जांच वगैरह के बावजूद भी उसको लगता है कि नहीं, इतना प्रॉपर अभी पर्याप्त आधार नहीं है कार्रवाई करने का। अब ये क्या सोच रहा है? अब इसके पास दो ऑप्शन है। पहली स्थिति यह है कि अगर इसको लगता है कि अभी कॉग्निजेंस ले लिए हैं, लेकिन जो मामला आया है उसके कंसर्निंग अभी प्रोसेसेस इशू करने का पर्याप्त आधार नहीं है। प्रोसेस मतलब या तो समन या फिर वारंट, इन दोनों को इशू करने का अभी सफिशिएंट कारण नहीं है। तो ये क्या करेगा? प्रोसेसेस को पोस्टपोन कर देगा। जब प्रोसेस को पोस्टपोन करेगा तो बैठ के क्या करेगा? चाय पिएगा, या तो खुद मामले की जांच करेगा या फिर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। इससे पहले क्या कर रहा था? एक बार तो ऑलरेडी ये परीक्षा ले चुका है, या तो खुद लिया है या फिर 192 के तहत इसके पास आया है, तो उन सबकी परीक्षा का उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये देख चुका है, बट इसको प्रॉपर ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है अपने आप को। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये खुद जांच करे या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाए। ये सेकंड जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ये आफ्टर कॉग्निजेंस है, जबकि 156(3) के तहत जो कॉग्निजेंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहा था वो बिफोर कॉग्निजेंस था। तब यह है कि क्या सभी मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाए? तो कहता है नहीं, क्योंकि जिस मजिस्ट्रेट के पास आया है, अगर उसने देख लिया कि मामला कुछ ऐसा है जिसमें इसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट ही कर सकता है। जब सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा, ये कहां से देखेगा ये कि सेशन कोर्ट ट्रायल करने वाला है? यस, शेड्यूल का कॉलम 6, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसका कॉलम 6, उसमें वो लिखा हुआ है कि कौन सा मामला सेशन कोर्ट को में ट्रायल होगा। अगर ऐसी स्थिति बन जा रही है तब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। और दूसरा, अगर इसने जांच वगैरह नहीं किया है तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। यानी जांच करने के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वह जांच करे खुद या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाए। तो एक ऑप्शन तो इसके पास यह है कि वो खुद जांच करे, और एक जांच जो है वो पहले हो चुकी है। विटनेस का एग्जामिनेशन ले रहे थे, किस पर्पज से ले रहे थे? उसी की सत्ता देखने के लिए। तो उसके बाद ही तो कुछ आया होगा। तो जब ये हो चुका है तो उसकी होने के पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। ये हो चुका है, उसके बावजूद उसको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है तब। इन दोनों कंडीशन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी पुलिस को जब ऑथराइज कर रहा है, तो ये दो कंडीशन है जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। पहला कंडीशन, जब ये मामला सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है एक्सक्लूसिवली, उसको कोई और नहीं कर सकता है, वैसे स्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। दूसरी स्थिति में अगर उसने खुद जांच कर ली है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। क्या निष्कर्ष निकला? यानी जांच और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच इसको कोई एक ही चीज चुनना है, या तो जांच करवाए खुद या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाए, दोनों नहीं करवा सकता है। 202 के तहत, यानी आफ्टर कॉग्निजेंस, अगर वो खुद जांच कर रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता है। ठीक है। तब यह है कि मामला अगर वापस एक्सक्लूसिवली भेजना है सेशन कोर्ट को, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि अब वो बाकी लोगों की जांच करे, यानी इंक्वायरी करे, और ये कर सकता है वो। ये जो प्रोसेसेस को इसने सस्पेंड कर रखा है, ये किस वजह से?
जिसके लिए नहीं, उसके लिए प्रॉपर यानी उसके पर्याप्त आधार है कि नहीं उस पर कोई फर्दर कार्रवाई करने के लिए, इस चीज से वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर इसका सेटिस्फेक्शन हो गया तो ये क्या करेगा, कमिट तो सेशन कोर्ट को ना, सब मामला सेशन कोर्ट के पास भी थोड़ी जाएगा। तो सब ये समन करेगा। तो अब स्थिति दो तरह की बन रही है। कंप्लेंट मिलने के बाद या तो ये 202 के तहत पोस्टपोन कर दे और इन्वेस्टिगेशन का वेट करे। दूसरा, अगर उसको शुरू में ही लगता है कि मामला नहीं बन रहा है तब वो कंप्लेंट डिसमिस कर देगा। 203 में वो कंप्लेंट को डिसमिस कर रहा है, और जब डिसमिस करेगा तो उसका रीजन लिखेगा कि किस वजह से हमने कंप्लेंट को डिसमिस किया है। अगर रीजन नहीं लिखा और सिर्फ डिसमिस कर दिया तो ये कार्रवाई अवैध होगी, इलीगल होगी, क्योंकि आप डिसमिस कर रहे हैं उसके कंप्लेंट को और रीजन में नहीं दे रहे हैं। तो आर्बिट्रेटरी आपको थोड़ी कोई काम करने के लिए कहा गया है, तो आप उसको रीजन दीजिए, क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 203 जिस वक्त आप देखेंगे वहां क्या कह रहा है कि जब वो मामला नहीं बनता है, उसको प्रतीत नहीं होता है, तो ऐसे में कंप्लेंट डिसमिस कर देगा। मामला प्रतीत नहीं होता है किस चीज के लिए, फर्दर कार्रवाई करने के लिए, इस चीज के लिए नहीं कि अभियुक्त को एक्यूज्ड बनाएं या फिर वो कॉन्विक्ट होगा कि नहीं। इस चीज को वो अपने आप को जज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चीजें आएंगी ट्रायल में, और जब मामला बन रहा है तब वैसे स्थिति में, क्योंकि ये तो पोस्टपोन किए हुए था 202 के तहत, अब ये 204 में प्रोसेस इशू करेगा, यानी चैप्टर 16। दो 204 से 210 तक। देखिए, पहली बात समझ लीजिए कि अभी तक एक्यूज्ड को पता ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इशू हुआ ही नहीं। तो एक्यूज्ड का इस स्टेज पे कोई भी राइट नहीं बनता है, यानी जिस वक्त मजिस्ट्रेट जांच कर रहा है आपको कहीं से पता भी चल गया तो आप किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट पिटीशन या फिर अपनी तरफ से कोई आपका जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का कोई प्रोड्यूस करने का आपका कोई राइट नहीं है, क्योंकि मामला अभी कंप्लेनेंट और मजिस्ट्रेट के बीच है। आपका राइट तब शुरू होगा जब प्रोसेस आपके अगेंस्ट में हो जाएगा, तब आपको अपना प्ले लेना है। तो वैसे स्थिति में जैसे डिसमिस कर दिया तो मामला ही नहीं बना, तो मामला ही नहीं बना तो एक्यूज्ड ही नहीं रहा वो। समझ रहे हैं? डिस्चार्ज होना तो वो ट्रायल का ड्यूरेशन की बात होती है, यहां तो हमने डिसमिस कर दिया, आपके प्लेंट को डिसमिस किया है, ऑफेंस से डिस्चार्ज नहीं किया है, क्योंकि ऑफेंस के कंसर्निंग हमने कॉग्निजेंस लिया था। एक्यूज के कंसर्निंग हमने कॉग्निजेंस ले नहीं सकते, हम तो ऑफेंस के कंसर्निंग लगते हैं। ऑफेंस के कंसर्निंग जो भी फैक्ट थे उससे मामला नहीं बन रहा है, तो हमने प्लेंट ही डिसमिस किया है, एक्यूज की तो बात ही नहीं उठी है। ठीक है, ये जो 204 जिस वक्त ये आदेशिका जारी करेगा, तो जनरल नियम यह है कि अगर मामला समन मामला है तो समन, और मामला वारंट मामला है तो वारंट। क्या यही नियम चलता है? नहीं, सेक्शन 87 का क्या प्रोविजन है? समन मामले में भी वारंट इशू कर सकते हैं और वारंट मामले में भी समन इशू कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं है कि ऐसी स्थिति में, बट ये जनरल रूल है कि अगर समन मामला हो तो समन, वारंट मामला हो तो वारंट। और ये दूसरी चीज है कि इसमें तब तक हम प्रोसेस इशू नहीं करेंगे जब तक जो भी एक्यूज मतलब जो प्रोसिक्यूशन है अपने जितने भी विटनेसेस हैं उसकी एक लिस्ट नहीं दे देता है।
ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब समन या वारंट किसके पास जा रहा है? एक्यूज्ड के पास। उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला कौन कौन विटनेस है, अभी तो अपना डिफेंस लेगा ना। इसलिए वो तब तक नहीं जारी करेगा जब तक इसको विटनेस की लिस्ट नहीं दे दी जाती है। आप कहेंगे कि क्या विटनेस की लिस्ट आगे बढ़ाई जा सकती है? तो ट्रायल के ड्यूरेशन में जिस वक्त 211, 311 और 319 की बात होगी, वहां हम फिर विटनेसेस को ऐड कर सकते हैं, एक्यूज्ड को भी ऐड कर सकते हैं। ये स्थिति बनेगी। अभी की स्थिति में आपका जो भी फैक्ट है उसके सर्कमस्टेंसेस में जितने भी आपके पास विटनेसेस हैं उनकी लिस्ट दीजिए, तभी ये समन इशू करेंगे। और कंप्लेंट में मामला है तो कंप्लेंट की एक कॉपी भी साथ साथ भेजेंगे। आपको क्या लगता है मुफ्त में चला जाएगा? आपने कह दिया तो गवर्नमेंट भेज देगी। तो जहां ऐसा नियम है कि प्रोसेसर्स फी की व्यवस्था है तो उसके प्रिस्क्राइब्ड फी को भी देना होगा। और ये आपका जो स्टैम्प एक्ट है 1870 को, इंडियन कोर्ट फीस एक्ट जो है आपका 1870, उसके सेक्शन 20 के तहत हाई कोर्ट ये रूल बनाती है कि किस प्रोसेस के तहत कितना प्रोसेस फी लगेगा। अगर ये चीजें हो गई और फिर वो लास्ट प्रोविजन देखिए जो कहता है कि 87 के प्रोविजन पे हम प्रभाव नहीं डालेंगे। 87 का प्रोविजन क्या था? दोनों में वो कर सकते, तो वो प्रोविजन को हम इफेक्टेड नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि समन मामला हो तो वारंट, मामला हो तो वारंट, लेकिन बट वो 87 का प्रोविजन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर समन इशू कर रहे हैं बट हमें लग रहा है कि उस एक्यूज्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ वो अपने प्लीडर के माध्यम से भी अपनी कार्रवाई में उपस्थित हो सकता है, तो हम उसको पर्सनल अपीयरेंस से उसको एग्जम्पशन दे सकते हैं 205 में। 205 से मिलता जुलता एक प्रोविजन है आपका 317। जिस वक्त ट्रायल चल रहा होता है उस वक्त भी हम एक्यूज्ड को एग्जम्पशन दे देते हैं कि आप पर्सनल अपीयरेंस से और अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हुए, लेकिन किसी भी स्टेज में कोर्ट चाहे तो उसके पर्सनल अपीयरेंस को समाप्त करके उसको वापस पर्सनली उपस्थित होने के लिए कॉम्पेल कर सकती है। और उसके कंपल्सन का जो तरीका है या तो समन है, वारंट है, आगे क्या है? यस, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट। व्यक्तियों हम लोग पढ़ चुके हैं ना, व्यक्तियों को विवश करने के लिए जितनी भी आदेशिकाएं हैं वो सब के सब इशू किया जा सकता है। एक कुछ मामला होता है जिसको पीटी केसेस कहते हैं, तुच्छ मामला, छोटे मामला। उसमें होता यह है कि उसमें सिर्फ फाइन किया जाता है, वो फाइन की अमाउंट मैक्सिमम है 1000 रुपया। तो अगर ऐसा कोई मामला है जो पीटी केसेस है तो वहां हम एक्यूज्ड को क्यों बुलाएं? वैसे स्थिति में पीटी केसेस के कंसर्निंग हम लोग समन इशू करते हैं और उसी समन में लिख देते हैं या तो आप पर्सनली मत आइएगा तो प्लेडर के माध्यम से वो अमाउंट भेज दीजिए, और साथ साथ यह भी घोषणा कर दीजिए कि आप गिल्ट हैं। जुर्माना ऐसे ही थोड़ी लगाएंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है? हाँ, आप बोल सकते हैं। तो फिर आप आइए, मतलब आप फेस कीजिए ट्रायल को, और 1000 दे के अगर निकल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मामला तो तुच्छ मामला है। तो इसमें होता भी यही है ना कि आपको बेवजह थोड़ी बनाया गया है, कुछ इस तरह से साक्ष्य आए हैं आपके अगेंस्ट में। तो वैसे स्थिति में फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप भी जानते हैं, अब आप इनोसेंट हैं तो आप निश्चित रूप से बोलिएगा कि नहीं हम फेस करेंगे, लेकिन नहीं है तो कोर्ट कचहरी जरा 2-3 बार दौड़ के देखिए, समझ में आ जाएगा कि 1000 रुपया कुछ था नहीं। उतना तो वकील साहब पता नहीं कितना फीस ले लेते हैं हमसे, हर डेट पे 500 रुपया, 1000 रुपया। तो वैसी स्थिति की दूसरी बात हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद ही डाक के माध्यम से भेज दीजिए उस स्टेटमेंट के साथ कि हम गिल्ट स्वीकार करते हैं और 1000 रुपया का वो भी जो ड्राफ्ट है, चेक है, जो भी वो भेज दीजिए, या फिर अपने प्लीडर के माध्यम से आप भेज सकते हैं और प्लीडर को ऑथराइज कर दीजिए कि मेरी तरफ से आप गिल्ट स्वीकार कर लीजिए।
दोषी ढूंढना। तो ये काम आप कर सकते हैं। और कहता है कि इसको पीटी केस कहेंगे, तो उसमें देखिए 206 के सबसेक्शन 2 को, जब वो कहता है कि जहां जुर्माना 1000 रुपये तक है। यहां तक तो समझ में आ गया, 1000 रुपये तक है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस वक्त भी कन्विक्शन किया जाता है वह एक्यूज्ड के प्रेजेंस में किया जाता है। तो अगर किसी लॉ में टाइम बीइंग इन फोर्स है और उसमें यह व्यवस्था है कि हम एक्यूज्ड को उसके एब्सेंस में कन्विक्ट कर सकते हैं, तो उस पर यह प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है। और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हो या किसी को चोट लग गई हो, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत समझ जाता है। अगर मान लीजिए उस तरह का उसमें प्रोविज़न है तो उसको हम बचा लिए हैं और उस पर यह प्रभाव नहीं डालेगा। और तीसरी चीज़ है कि अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस किसको कहते हैं? जिसमें समझौता हो जाता है। तो दो तरह का कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, एक तो कोर्ट के परमिशन से होता है और एक बिना कोर्ट के परमिशन से होता है। तो दोनों ही स्थिति में अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है या फिर जिसमें ऐसी पनिशमेंट है जिसमें 3 माह तक की सजा दी जा सकती है, और मजिस्ट्रेट की राय है कि सिर्फ जुर्माना, सिर्फ फाइन इम्पोज कर देने से इस पूरे आपके जुडिशियरी प्रोसेस का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। मतलब जुडिशियल उसको हम उसको बुलाते, समन करते, उसका ट्रायल करते, इससे बेहतर है कि सिंपल अगर फाइन इम्पोज कर दें और उससे ये प्रोसेस मतलब ये पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट उस मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर सकती है। लेकिन मामला कैसा होना चाहिए? नहीं, कंपाउंडेबल होना चाहिए या फिर जिसमें पनिशमेंट 3 महीने से अधिक हो। छोटे मामले में तो आपको 206 में प्रोविजन हमने दे ही दिया और छोटे मामले को डिफाइन भी कर दिया कि 1000 तक जिसमें सिर्फ फाइन है वो छोटा मामला है। ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट प्रोविजन है आपका 207, ये पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामला है। तो वहां अंडरलाइन कीजिए पहले। क्योंकि चाहे कंप्लेंट हो चाहे पुलिस रिपोर्ट हो, जाएगा किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। और वो किसमें कॉग्निजेंस लेगा? यही बताया अभी तक। वो किसी में भी ले सकता है, उसके पास ऑप्शन है ना। अभी देखिए ना, आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? देखिए कंप्लेंट हुआ, उसको नहीं भरोसा है, 156 के तहत मांगा, 156 के तहत जो रिपोर्ट जाएगी वो क्या जाएगी? पुलिस रिपोर्ट बन के जाएगी। और पुलिस रिपोर्ट बन के जाएगी तब उसके पास ऑप्शन है कि किस पे ले। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस वक्त मामला पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित किया गया हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। आप खुद ही सोचिए, एक एक्यूज्ड को अपने डिफेंस में किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल। हेलो जी। हाँ, 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा, क्लास ले रहे हैं। आप स्टार्ट कीजिए वहां से ताकि याद ना करना पड़े कहां से घटना घटी थी। पुलिस रिपोर्ट में मामला संस्थित है तो निश्चित रूप से एफआईआर, फर्स्ट एफआईआर। उसके बाद क्या हुआ था? इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में 161 का बयान हुआ था तो वो, और साथ ही साथ 173 जब पुलिस रिपोर्ट भेज रहा था तो पुलिस रिपोर्ट भी, और पुलिस रिपोर्ट में उसने क्या कह दिया था कि कुछ चीजें मत दीजिएगा। क्या था ना 173(6) में कि कुछ चीजें नहीं दीजिएगा। तो वो नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें तो उसने कहा, इंस्ट्रक्शन दिया मजिस्ट्रेट को कि ये चीजें
फॉर द क्या कहते हैं पब्लिक गुड में, ये चीज़ें लोकहित में जरूरी नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट में, इसलिए उसको नहीं दीजिएगा। या फिर किसी विटनेस के जान को खतरा है अगर आपने ये दे दिया तो इन सब चीज़ों का अगर किसी चीज़ का किया तो मजिस्ट्रेट के पास ये ऑप्शन है कि उस चीज़ को वो खुद जज करे, और उसके कंपेल्ड नहीं है कि पुलिस के इंस्ट्रक्शन को माने। ये भी हो सकता है कि वो उसको जज करने के बाद उसको लगे कि नहीं ये भी ये दे देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो अब ऑब्जेक्ट है कि अब जो ट्रायल चलेगा तो उसमें जो आपका एक्यूज्ड है उसके पास अपने डिफेंस के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप उससे वो चीज़ कैसे छीनिएगा? तो इसलिए उस पर मजिस्ट्रेट विचार करेगा। पुलिस ने जरूर लिखा है 173(6) में कि कुछ चीज़ों को पब्लिक इंटरेस्ट में आप नहीं देंगे, बट वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट पुनः विचार करेगा और स्थिति में वो उसको देगा। और फिर 173 के 5 में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे 161 का हो, इन सभी चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत विशालकाय हैं, जैसे वो आपका हुआ था चारा घोटाला। हाँ, कितना ट्रक से आया था, शायद 10 या 20 ट्रक में वो डॉक्यूमेंट्स था। तो ये सब की कॉपी निकाल के आप एक्यूज्ड को दीजिएगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि हम आपको ये राइट देते हैं कि आप या आपके प्रेडर जाके उसका खुद ही निरीक्षण कर लें कोर्ट में। अब ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको नहीं देंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वो किसको देगा? निःशुल्क देगा, मैंने बिना कॉस्ट के अक्यूज्ड को। ये 207 में, 208 में नहीं, पहले देखिए तो सही मामला कौन सा है। हाँ, सभी चीजें इस बीच अगर मान लीजिए 164 का बयान हो गया है, वो भी हमने कहा ना कि एक सीक्वेंस में चलिए ना, उसके तहत क्या क्या हुआ था वो आपको खुद ब खुद याद आते चला जाएगा। 208 का कौन सा मामला है? मामला कंप्लेंट पे है। अदर देन जब कहता है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामला, इसका मतलब होता है कंप्लेंट। तो कंप्लेंट पे जब मामला है, और मामला किसको देना है? अब सेशन कोर्ट को। वैसे स्थिति में हम इसको क्या क्या दें? तो हमने जो 200 का परीक्षा किया था, 200 मार्क्स का परीक्षा नहीं, सेक्शन 200 के तहत जो परीक्षा की थी वो एग्जामिनेशन का, 202 के तहत इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में जो कुछ भी हमको मिला वो, बाकी चीज़ें तो वही सब है। 161 का बयान है, 164 का बयान है, और फिर वही चीज़ है। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स जिस पे ये भरोसा किया जा सकता है कि वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में है, उन सभी चीज़ों को। और फिर लास्ट में कि अगर बहुत विशालकाय है जिसका देना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे स्थिति में हम उसको या उसके प्लेडर को ऑथराइज कर देंगे कि वो इन चीज़ों का कोर्ट में ही अवलोकन कर ले। यहाँ तक तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स देने की बात आ रहे थे। अब यहाँ जरा अलर्ट हो जाइए 209 में। ये क्या कर रहा है? जब मजिस्ट्रेट को मामला देना है और वो एक्यूज्ड या तो उपस्थित है या लाया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो अब इस व्यक्ति को सेशन कोर्ट भेजना है। इस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? इस पे जब चार्जेस लगे होंगे, इसको जानकारी होगी, तो हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल पे हो सकता है बेल पे हो, न भी हो, या बॉन्ड पे हो। ये दोनों सभी कंडीशंस हो सकते हैं। अब ये कहां से जा रहा है? ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट से सेशन कोर्ट जा रहा है। तो इस व्यक्ति को कस्टडी में भेजना है। अगर बेल पे है तो हमने क्या कहा था आपको कि ये तब देखना होगा कि बेल किसने ग्रांट किया है। अगर बेल थाने ने ग्रांट किया है तो कैंसिल करेगा। बेल अगर सेशन कोर्ट ने ग्रांट किया है तब नहीं करेंगे, तब उससे हम बॉन्ड भरवाएंगे। वैसे स्थिति में हम उसका बेल कैंसिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब इसको भेज कहाँ रहे हैं? सेशन कोर्ट। और बेल ग्रांट किसने किया है? सेशन कोर्ट ने। इसलिए वैसे स्थिति में हम इसको बेल कैंसिल करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि बॉन्ड भरवाएंगे। और बॉन्ड के एब्सेंस में अगर ये नहीं पहुंचा तो वो 89 का प्रोविजन है, फिर इसको हम अरेस्ट कर लेंगे। और वैसे भी बेल में तो शर्त होती है, वैसे भी उसका बेल रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसमें देखिए वो क्या लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के उपबंधों के, मतलब जमानत से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए, जमानत से संबंधित अधिनियम में किस सेक्शन में है, सॉरी किस चैप्टर में है? बेल किस चैप्टर में है?
33, तो उसके तहत सभी चीज़ें यानी कि 436, 437 सब कुछ लागू हो जाएगा। यानी बेलेबल ऑफेंस है तो बेल देना है। अब ये मत कहिएगा देखिए कि सेशन कोर्ट जा रहा है तो बेलेबल ऑफेंस होगा, नहीं, वैसी स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, तो वो सभी के सभी जो भी प्रोविजंस हैं बेल के कंसर्निंग वो सब के सब यहाँ लागू इसके अधीन रहते हुए। और अगर क्या कहते हैं 67 सब सेक्शन 2 के तहत उसको बेल मिला है, हम किस बेल की बात कर रहे हैं? डिफॉल्ट बेल की। तो वैसे स्थिति में इसका बेल रिजेक्ट किया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन का पावर कहाँ है? जो बेल ग्रांट कर रहा है उसको ही है, या फिर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को, दोनों ही रिजेक्ट कर सकता है। तो ये किया जा सकता है। और साथ ही साथ जब हम इसको भेज देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे, तो चूंकि सेशन कोर्ट का जो ट्रायल होता है वो कंडक्ट किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो हमारी एक ड्यूटी और बनती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस कर दें। तो इस सब के साथ साथ हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस भी करते हैं। ये तब जाके कमिटल प्रोसीडिंग पूरा हो जाता है। उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप उसका 2 देखिएगा 209 का, कि विचारण के आरंभ से लेकर विचारण की समाप्ति तक वो जेल में रहेगा, कस्टडी में रहेगा, लिखा है कहीं? है? हाँ, यस, वहीं आपको अलर्ट होना होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ जो भी बेल की कंडीशन है उसके कंसर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसी स्थिति बन गई है कि वो बेल के लिए इंटाइटल्ड है, बट ना तो सिक्योरिटी की व्यवस्था कर पा रहा है ना सिक्योरिटी की व्यवस्था कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो हम बेल थोड़ी देंगे उसको। यानी जहां बेल एज ए राइट डिमांड की जा सकती है, फिर भी वो बेल देने की स्थिति में नहीं है। बेल देने की स्थिति कब होती है? जब एसयूटी या सिक्योरिटी की व्यवस्था कर ले, तब की स्थिति में। तो इस स्थिति में भी हम उसको नहीं देंगे। अदरवाइज जो प्रोविजंस है चैप्टर 33 का वो सब के सब लागू हो जाएंगे इस पर। ठीक है, मजिस्ट्रेट बेल दिया होगा तो हमने कहा ना कि फिर वो बॉन्ड भरवा सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, या कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर खुद ही सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दे रखा है, तब नहीं करेगा। तो उस स्थिति में उसके पास ऑप्शन है कि उसको बॉन्ड पे रिलीज कर दे। और जिस व्यक्ति को मतलब एक तो बेल जल्दी मिलता नहीं, मिला हुआ है, तो वो क्यों ऐसी हरकत करेगा? इसलिए जब भी आपके पास ऑप्शन हो कि थाने से बेल ले, सॉरी आपके पास जिस किसी के पास भी ऑप्शन हो कि थाने से बेल लें या फिर मजिस्ट्रेट से बेल लें, तो वैसे स्थिति में से ही लेना उचित रहता है, क्योंकि थाना वाला बेल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थानों में अगर बेल दे दिया तो बाद में मजिस्ट्रेट से ले सकते हैं। ऐसा कैसे? दो बेल लेके पर्पस क्या है आपका? मतलब एक ही शो का आप 2 टिकट लिए हुए हैं, और एक अपने बैठे हुए हैं, एक तो छोड़े हुए हैं कि इस पे पॉपकॉर्न रखेंगे। मतलब किस वजह से? अच्छा, एक टिकट का पैसा ले लेंगे। अबे बेल का पर्पस समझिए, बेल का पर्पस क्या है? नहीं, बट क्यों रहना? हाँ, एक तो डिफेंस तैयार करना, दूसरी स्थिति क्या है? वो अभी तक कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, तो उसको आप जेल में डालिए, उसको डिफेंस तैयार कर दीजिए। देखिए, एक तो हाँ, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप सीजीएम के यहाँ भी जा सकते हैं, हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम लोग 437(5) देख रहे थे, वो वही कोर्ट उसको कैंसिल कर रहा था, और 439(2) देख रहे थे, तो कौन कैंसिल कर रहा था? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट? तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कैंसिल जब होता है तो उसके पीछे रीजन होती है ना। यहां हमने थाने का बेल क्यों कैंसिल किया? क्योंकि ये कमिटल का पावर थाने को नहीं है, वो तो मजिस्ट्रेट तक पहुंचा दिया। अब मजिस्ट्रेट को कमिट करना है, और भी क्या लिखा रखा है उसने कि उसको कस्टडी में ले जाना है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेल, इसके लिए। ठीक है।
इसका लास्ट प्रोविजन जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं 210 में क्या है कि एक ही मामले में आपने कंप्लेंट फाइल किया और उसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तब उस मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हमने आपको लिखवाया था ना, ये VVI है, आपसे पूछता है अक्सर। आपने कंप्लेंट फाइल किया, क्यों कंप्लेंट फाइल किया, FIR क्यों नहीं किया? दो रीजन होगी, या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा बट पुलिस थाने ने लेने से मना कर दिया। तो ऐसे स्थिति में आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हो गई? हाँ, क्योंकि देखिए 154 के तहत क्या प्रोविजन है, जिस वक्त आप FIR लॉन्च करने के लिए जाते हैं और वहां का थाना प्रभारी आपका FIR नहीं लेता है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? SP के पास। और SP ने या तो खुद ही उस मामले को इन्वेस्टिगेशन करने का ले लिया या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। तो जैसे ही वो दे देता है तो FIR लॉन्च करके ही करेगा। तब एक ही ऑफेंस के कंसर्निंग दो मामले चल रहे हैं, एक तो कंप्लेंट चल रहा है और दूसरा FIR के कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ऐसे स्थिति में अब आपका कंप्लेंट भी पड़ा हुआ है, तो कंप्लेंट पे आपने देख लिया कि जिस वक्त मजिस्ट्रेट के सामने आप कंप्लेंट करते हैं तो वो क्या कर रहा है, आपकी जांच कर लिया, उसको जरूरत पड़ी तो कमिट करके वो सेशन कोर्ट को भेज दिया, ये कर रहा है। इसी बीच इसको जानकारी हुई कि इसी अपराध के कंसर्निंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। ये जानकारी कैसे होगी उसको? यस, एक तो आपका जैसे ही पुलिस आप FIR लॉन्च करते हैं 157 के तहत इंस्टेंट उसको भेजना होता है अक्रेंस रिपोर्ट। तो इसलिए इसने कहा है कि वैसे स्थिति में जब इसको जानकारी हो जाती है या फिर जो दूसरा पार्टी है जो एक्यूज्ड है वही बता दे रहा है कि इसके कंसर्निंग तो ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको जानकारी किसी भी स्रोत से हो, तो वो पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा। देखिए उसने कहा है पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा, उसने ये नहीं कहा कि पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा। पुलिस से रिपोर्ट क्या मांगेगा, क्यों मांगेगा? इस बात से अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये इसी ऑफेंस से कंसर्निंग है, इसके कंसर्निंग वो पुलिस से रिपोर्ट मांग रहा है। पुलिस रिपोर्ट तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आएगा। इस दोनों के फर्क को समझ रहे हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रिपोर्ट जो भेजी जाती है किस सेक्शन में भेजी जाती है? 173(2) में। यहां तो ये सिर्फ पुलिस से रिपोर्ट मांग रहा है, तो पुलिस रिपोर्ट तो ऑलरेडी भेज चुकी है अक्रेंस रिपोर्ट के तौर पे। अगर वो देख ले रहा है कि मामला सेम है तो वो कंप्लेंट की प्रोसीडिंग बंद कर देगा और पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगा। क्यों बंद कर देगा? आप देख रहे हैं कि जिस वक्त उसके पास कंप्लेंट गया था तब से वो परेशान है पुलिस को भेजने के लिए। कभी 156(2) के तहत 3 के तहत भेज देता है, कभी 202 के तहत भेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एविडेंस चाहिए और एविडेंस जुटाने का काम किसका है? पुलिस का काम है। और कौन जुटाता है एविडेंस? इन्वेस्टिगेशन और कौन करता है? मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज कर दे, मजिस्ट्रेट से हटके कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई भी व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दे वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। CTR नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग। CBI का क्या फुल फॉर्म है? इन्वेस्टिगेशन आ गया ना, ये अलग ब्रांच है इन्वेस्टिगेशन का। जो नहीं, वो उसके अलग प्रक्रिया है कि वो, लेकिन वहां भी इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन का एकमात्र मकसद क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसके अगेंस्ट में? एक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तभी तो मामला हम देखेंगे ना कि बनता है कि नहीं बनता है। तभी तो 161 का उसको हम दे रहे थे। 161 में क्या हो रहा था?
स्टेटमेंट ले रहा था क्या, लाइन बाय लाइन ले रहा था क्या, संक्षेप में लिख रहा था, तभी तो उस पर सिग्नेचर नहीं करना था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में जैसे ही इसको पता चलता है, ये किसकी कार्रवाई रोक दिया, कंप्लेंट की कार्रवाई रोक दिया। अब पुलिस रिपोर्ट आ गई। जब पुलिस रिपोर्ट आ गई तो इसने देखा कि जो कॉम्प्लेनेंट में जो एक्यूज्ड बनाया गया है और जो पुलिस रिपोर्ट में एक्यूज्ड है वो कॉमन है। तब ये ऐसी स्थिति में ये पुलिस रिपोर्ट पे कार्रवाई करेगा और मामला ऐसा समझा जाएगा कि ये पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामला है। देखिए, हमने इसलिए कहा है क्योंकि दोनों के कंसर्निंग अलग अलग ट्रायल के प्रोविजंस हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में ये कर लेता है। दूसरी क्या स्थिति हो सकती है कि पुलिस रिपोर्ट आई और एक्यूज्ड वो नहीं है जो कंप्लेंट में है, क्योंकि पुलिस के साथ तो कुछ भी मतलब नहीं, आपका वो ब्रीफकेस कितना भारी है उस पर डिपेंड करता है। और इसी वजह से तो जितने प्रोविजंस बनाए गए हैं उसको कभी हम विश्वसनीय मानते ही नहीं हैं कि पुलिस विश्वसनीय है। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट 26, मतलब कहीं भी हम उसको विश्वसनीय तो मान ही नहीं सकते हैं। नहीं, इज्जत तो डर के देते हैं हम लोग, सच बता तो इज्जत नहीं करते हैं उसकी। डरते हैं ना कि पता नहीं बाद में ना अपने आप को साबित करेंगे कि हम सही थे। कुछ देर के लिए तो लपेट ही लेगा। अब 151 का प्रोविजन उसको 24 घंटा के लिए तो किसी को भी बंद करके रख सकता है। पावर के मिसयूज से नहीं डरते हैं प्रिवेंटिव में। खाली उसको अंदेशा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो करेगा ये आदमी, 24 घंटा के अंदर बंद रहो। 24 घंटा के बाद में उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना है। 151 में उसको ऑथराइज कर रखे हैं, इतने सारे पावर दे रखे हैं 24 घंटा के लिए, इतने ठंड में आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। इसलिए पुलिस से डरते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि जब हम को रिपोर्ट मिल गई बट वो एक्यूज्ड कॉमन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंप्लेंट तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है हम उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं ले। ये भी कर सकते हैं जब हम पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं ले, क्योंकि हमने क्या कहा था, कॉग्निजेंस के कंसर्निंग हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, हम किसी की कंसर्निंग ले सकते हैं, हमको वहां रोक नहीं है। तो फिर जहां से हमने छोड़ा था मामला वहां से स्टार्ट कर देंगे। ये है 210 का प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चार्जेस